हेलो दोस्तों, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आप क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में हम जो अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक सहभागिता का, हमने इसका आधे चैप्टर का जो वीडियो है पहले बना दिया है, उसको तुमने अध्ययन कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसके आगे का जो आज हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण, यानी कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कौन कौन है जिनके माध्यम से हमें लगता है कि हमने राजनीति में पूर्णतः भागीदारी दी है। सबसे पहले देखो, दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं पहले बताओ। दबाव समूह ऐसे समूह, मैं अपनी भाषा में आपको तरीके से खोल के समझाने की कोशिश करूंगी कि दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह वो समूह होते हैं जिनके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाते हैं, यानी कि जनता का कोई ऐसा कार्य होता है जिसको करना उनके लिए जरूरी होता है, सरकार पर उसके लिए दबाव बनाना जरूरी होता है, तो जनता एक समूह का रूप ले लेती है, एक संगठन बनाती है, और वो संगठन अपना कार्य जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सरकार पर दबाव बना के रखती है। और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो यह दबाव समूह समाप्त हो जाता है। यानी कि अपने कुछ समय के लिए जो कार्य सिद्ध करना होता है जनता को, उसके लिए एकत्रित होकर के समूह बनाना, संगठन बनाना और उस कार्य को अपने दबाव के माध्यम से सरकार से करवाना क्या कहलाएगा? दबाव समूह। उदार लोकतंत्र के अंतर्गत देखो, इसमें उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के लिए, यानी कि उनका स्वयं का समान हित हो, उसके उद्देश्य से संगठित होते हैं, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोक मत का समर्थन जुटाते हैं, यानी कि जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज सरकार तक मिल करके पहुंचाते हैं और ऐसी नीतियां बनवाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो, यानी कि उनके हित के अनुसार कार्य होता हो, उनके हित में। यह प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावशाली है। कौन से? पश्चिमी देशों में। भारत के विकासशील देश में आता है। भारत विकासशील देशों में दबाव समूह के अनेक बार ऐसे अवैधानिक तौर तरीकों का भी सहारा लिया गया है जिससे सार्वजनिक जीवन की शुचिता नष्ट हुई है और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान भी हुआ है। यानी विकासशील देशों में तो इस चीज का, दबाव समूह का जो विकास हुआ है, दबाव समूह से जिसका भी कार्य करने जनता ने करना चाहा, उसमें सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति समझते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन है, ट्रेनें हैं, सार्वजनिक पार्क है, चिकित्सालय है, औषधालय है, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है ना, सभी की संपत्ति है, यानी कि पूरे देश के लोगों की संपत्ति है, उसका भारी नुकसान हुआ है। अब अगला जो है, हम राजनीतिक सहभागिता दिखा सकते हैं आरंभक। आरंभक मतलब प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि अपने लोकतंत्र के अंतर्गत व्यवस्था या प्रथा को स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उससे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। यानी विधानमंडल, समझ गए ना, कि विधायिका से पहले विधानमंडल के पास उसको अपने को मतदान के लिए भेज दे। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं को की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होना है, यानी कि क्या बहुमत में हस्ताक्षर होना जरूरी है। प्रस्ताव, यह प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है? विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। भारतीय नागरिकों में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद जो है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। निजी विधेयक यानी कि किसी पर्टिकुलर विधेयक को पेश करने की छूट इसके साथ है। इसके साथ ही जन समर्थन अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि राम मंदिर के लिए भी प्रस्ताव चला था कि प्रस्ताव बनना कैसे, सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे कि क्या बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अभियान चलते हैं जिनके हस्ताक्षर जनता के करवाए जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कहीं लोकल सार्वजनिक स्थान पे वहां हम सिग्नेचर करके आते हैं, तो ये होता है जनता का हस्ताक्षर और इसके आधार पर सरकार से अपनी आवाज पहुंचाई जाती है और उसके माध्यम से सरकार से वो कार्य अपना करवाया जाता है। तो ये क्या हुआ? प्रस्ताव। इससे भी हमारी डायरेक्ट भागीदारी रहती है। अगला है प्रत्याहान, यानी कि प्रतिनिधि वापस बुलाना। प्रत्याहान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में कैसी शासन प्रणाली है भैया?
संसदीय लोकतंत्र है ना, संसद है ना भारत में, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे संसदात्मक शासन प्रणाली के लक्षण है। लोकतंत्र के अंतर्गत यह प्रथा कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसके पद से हटने के लिए विवश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाता निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कि हम जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो इनमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके जनता भेजती है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। लेकिन अगर ये सही कार्य नहीं करते हैं तो जनता क्या कर सकती है? प्रत्याहार कर सकती है, यानी अपने प्रतिनिधियों को, भेजे हुए प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकती है। सरकार गिर जाएगी और गिर जाएगी तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगी। इस आधार पर ये भी एक सहभागिता का मुख्य कार्य है। यह प्रणाली भी कहाँ है? विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में। भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की मांग की जा रही है, क्योंकि भारत में भी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि इसमें बहुत सारे ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए मांग की जा रही है, जिसमें अनेक मांगों के साथ ये मांग भी शामिल की गई कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा न उतरे तो उसे सुनिश्चित प्रक्रिया के द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सक्षम स्तर पर पहुंचाया जाए। कहने का मतलब ये है कि भारत में अभी ये वापस प्रतिनिधियों बुलाने का है नहीं। हमें तो सिर्फ 5 साल तक उनका इंतजार करना पड़ता है कि कब अगले 5 साल उनके पूरे हों और उनके अगले इलेक्शन में उनको निर्वाचित ना करे और अगली सरकार उनको न बनने दी जाए। तो यहाँ तो ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में क्या है कि अपने प्रतिनिधि भेजों को वापस वो बुला सकते हैं, परंतु भारत में भी इस सुधार की मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमने जो अपने प्रतिनिधि चुन लिए, बाय द वे कभी गलत चुन लिए प्रतिनिधि, तो उनको हम वापस बुला सके। अब जन सुनवाई, अगला जो हमारा सहभागिता का मंत्र रहेगा, जन सुनवाई। इसके आधार पर हम जनता की सुनवाई के लिए, जन सुनवाई क्या होती है? मोस्टली जन सुनवाई उसे कहते हैं जनता की आवाज को सुनना और इसके आधार पर अपनी समस्याएं जनता अपनी समस्याएं जो है किसके सामने? सरकार के सामने लेके जाए। इकट्ठे होकर के जनता के प्रतिनिधि गांव में जाएं, शहरों में जाएं और उनके विचारों को जाने, उनकी समस्याओं को सुने। तो इससे क्या होगा? जन सुनवाई। समझ में आ गया जन सुनवाई क्या होती है? क्योंकि जनता की सुनना, जब जनता के प्रतिनिधि हम जो भेजते हैं चुन करके, वो जब जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे, ये विचार संबंध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप में आएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? जन सुनवाई। हमारे देश में अब तक यह व्यवस्था लगभग संस्थाबद्ध हो चुकी है, जिसे प्रशासन गांव शहरों के नाम से जाना जाता है। हमने कई बार देखा है ना कि एमएलए है, एमपी है, हमारे गांव के दौरे पे आते हैं और लोग उनको तरह तरह के क्या दिखाते हैं? किसी को झंडा दिखाया जाता है, किसी को काले जूते दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम अपना प्रॉपर नहीं करते, और जब प्रॉपर काम नहीं करते तो उनका विरोध किया जाता है। तो जनता के जब तक नहीं सुनेंगे प्रतिनिधि, तब तक वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सहभागिता का अगला पॉइंट क्या हुआ था? जन सहभागिता। अगला जो हमारा है सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद यानी कि आजकल सरकारें अपने विभाग से जुड़े कार्यों के लिए अपने विशेष पक्षों पर सलाह लेने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है, जिससे सलाहकार परिषद का नाम दिया जाता है। अब हमारे समझ में आ गया सलाहकार परिषद क्या होती है? पता चल गया सलाहकार परिषद मीन्स क्या होता है कि कई बार विशेष पक्षों पर सलाह लेने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना दिया जाता है, जिसे सलाहकार परिषद का नाम दिया जाता है। ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सलाहकार समिति तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद इसके क्या है? उदाहरण। ये कहाँ के हैं भैया? ब्रिटेन के हैं। भारत में अनेक विभागों ने ऐसी सलाहकार समितियों का भी गठन किया हुआ है, यानी कि भारत में भी ऐसी बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है परिप्रेक्ष्य, यानी किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। परिप्रेक्ष्य का मतलब समझ गए? किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु
मतदान। राजनीतिक सहभागिता का एक स्वरूप यह भी है, यानी कि इससे भी हमारी राजनीतिक सहभागिता दर्शित होती है कि इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कि कोई किसी कानून, नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य होता है जिससे हमें लगता है कि हमें संविधान में संशोधन करना है या जनता के हित में कोई कानून बनाना है, तो इससे क्या करना, जनता के सामने उस बात को रखना और उनका मतदान करवाना। जैसे हाल में ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन सदस्यता था, हमने देखा है ना, अखबार में रोज पढ़ते भी होंगे कि यूरोपीय यूनियन जो एक यूरोप का संगठन है, उसमें सारी यूरोप की कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें ब्रिटेन के लिए ये मतदान हुआ कि ब्रिटेन उसमें सम्मिलित रहे या नहीं रहे, इसका सदस्य बने या नहीं बने, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने सदस्य बने रहने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। यानी कि इसके खिलाफ वोटिंग डाली गई ना, ब्रिटेन ने क्या डाला, यानी कि हमें यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहना। तो अगला जो हमारा है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा शब्द से तो सभी जान पहचान रखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे आंदोलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हुआ है। हमने देखा था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, किसके माध्यम से, महात्मा गांधी के माध्यम से। तो सविनय अवज्ञा क्या होती है, सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक किसी कार्य को करने से मना कर देना कि भाई ये कार्य तो मैं नहीं करूंगा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो सविनय अवज्ञा हो गया वह कार्रवाई जिसके किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर खुले तौर पर तोड़ा जाता है, निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है, और ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। हमारे देश में आए दिन जन विरोध दर्ज कराने हेतु अब सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। तो सविनय अवज्ञा मतलब समझ गए कि विनय पूर्वक किसी कार्य का विरोध करना, मना कर देना। अब अगला है जो हमारा राजनीतिक सहभागिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजनीतिक प्रतिहिंसा, जो हमें नहीं करनी। हिंसा तो हमें करनी नहीं चाहिए, परंतु क्या होता है कि कई बार जनता कार्य के लिए इकट्ठा होती है और कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो बंधक बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई की जाती है, उनसे ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि समाज है, समाज में असामाजिक तत्व भी विद्यमान है। ऐसे कार्रवाई जो होती है ये सरासर किसका उल्लंघन है, लोकतंत्र का। हम प्रतिनिधि बुला सकते हैं वापिस, हम उनको नोटिस दे सकते हैं, उनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम पैदल रैली कर सकते हैं, लेकिन हिंसा हम नहीं कर सकते। अगर हम हिंसा करते हैं तो ये लोकतंत्र के विरोध है। और लेकिन ये भी देखा गया है कि सरकारें प्राय ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती है या फिर झुक जाती है, जबकि क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जो हिंसा फैलाते हैं उनको क्या दिया देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो हमने देखा कि राजनीति सहभागिता के हमारे प्रमुख जो अभिकरण थे विभिन्न, वो हमने इसमें देखे। आगे हमारे जो हैं राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता, यानी कि क्या उपयोगिता है राजनीतिक सहभागिता की। अब जन सहभागिता लोकतंत्र के बावजूद यह सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के बहुत मामूली अवसर मिलते हैं, यानी कि ज्यादा हमें भागीदारी का मौका नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल राजनीति समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। मतदाता के प्रति प्राय उदासीन दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्वों के प्राय विमुख होते हैं। तो जनता क्या होगी, उदासीन हो जाएगी। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिले तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इससे शक्ति के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकने के
रोकने में मदद मिलती है और राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त बन जाती है बल्कि ये उत्तम जीवन के लिए भी आवश्यक अंग है। कहने का मतलब सार्वजनिक राजनीतिक सहभागिता हमारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर जब तक राजनीतिक सहभागिता, जनता की सहभागिता पूर्णतः नहीं होगी तब तक लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। हमें अब्राहम लिंकन की परिभाषा तो अच्छे से याद है ना, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, किसको कहेंगे हम? लोकतंत्र का। जब जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा ही बनाया गया है तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? उसकी अधिक से अधिक सहभागिता होनी चाहिए। बड़े बड़े राज्यों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, इसके लिए दो अपनाए जाते हैं। शासक एवं प्रशासन का क्या कर देना चाहिए? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझ गए ना क्या होता है विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का केंद्र में एक जगह केंद्रित न होना और उसका राज्यों में या समुदायों में बंटवारा होना। जैसे हमने देखा भारत में पंचायती राज का विस्तार इसी का उदाहरण है कि भारत ने जो शासन की व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण किया गया है, शक्ति का जो बंटवारा किया है, केंद्र से उसने राज्यों में, राज्यों से किसमें? पंचायतों तक शक्ति का बंटवारा किया गया। दूसरा, सार्वजनिक नीतियों निर्धारण करने की प्रक्रिया में परिप्रेक्ष्य अर्थात किसी विषय या प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया बढ़ावा जाए। यानी कि दो ऐसे कारण हैं जिससे हमें राजनीतिक सहभागिता के बढ़ाने का मौका मिलता है। अगला है हमारा राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण। हम सब जानते हैं कि जब जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ राजनीतिक सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, उन्हें बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले ये हिसाब लगाते हैं कि इसमें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फायदा। सहभागिता की प्रक्रिया में नागरिक सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को भी बढ़ाती है और राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों को एकजुटता भी प्रदान करती है। यानी कि जब कभी अपने सार्वजनिक मुद्दे को लेकर के जनता इकट्ठी होती है तो उसमें हमें क्या नजर आती है? राजनीतिक सहभागिता से हमें एकजुटता नजर आती है कि पूरा समाज एक हो गया तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, सरकार को इसके लिए झुकना ही पड़ेगा। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र के समर्थन केवल वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हैं। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अब इसमें देखते हैं हम कि जो सहभागिता है उसके आधार पर ज्यादा से आशावादी दिखाई देती है। लोकतंत्र में साधारण सहभागिता एक सीमा तक उपयुक्त तो है, इसके बाद हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। हमने देखा कि जहां तक राजनीतिक सहभागिता है इसका हमें लाभ ही मिलता है, परंतु अगर हम बात बात पे, हर नीति पे, हर निर्णय पर जनता के सामने, सरकार के सामने समस्याएं भी खड़ी कर सकते हैं। ज्यादा अगर हम भागीदारी देंगे तो क्या होगा? सरकार अपना जन कल्याण के उद्देश्य को भूल जाएगी और वो अपने काम से भटक जाएगी और जनता का उस पे अनावश्यक बोझ आ जाएगा और वो अपना कार्य नहीं कर पाएगी। हमने देखा कि आए दिन जलसे, जुलूस, नारेबाजी, रैलियां, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने, घेराव, बिजली पानी बसों आदि को बंद करना, ये धमकियां, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव आदि चलते हैं। इससे क्या होता है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे अगर हम मानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता हमारी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम हद से ज्यादा इसका वो फायदा उठाएंगे या ज्यादा ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ही काम रुक जाएगा। अगर हड़ताल होती है, प्रदर्शन होती है, बंद होती है, बसें बंद होती हैं, बिजली पानी बंद होते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए वह अनुचित होती है। हमें संयत, शांत, संयम तरीके से अपना पक्ष प्रस्तुत करना, उसकी सुनवाई करनी होगी। इसी प्रकार राजनीतिक सहभागिता विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। अगर हमने हिंसा का सहारा लिया तो क्या होगा? हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, जबकि हमारा कार्य जो लोकतंत्र है वो पटरी से उतर जाएगा। अब हम इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं। राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य हमारा समझ में आ गया। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की भागीदारी समझ में आया। एक नंबर का प्रश्न बनेगा हमारा, राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप कौन कौन से? विकास परक और लोकतंत्र। राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके कौन कौन से? सामुदायिक गतिविधियां, सरकार व नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया, और राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन कौन से? दबाव समूह, आरंभक, प्रत्याहन,
जन सुनवाई, सलाहकार परिषदें, परिप्रेक्षा, सविनय अवज्ञा और राजनीतिक प्रतिहिंसा। इस प्रकार हमारा ये जो राजनीतिक सहभागिता का चैप्टर है पूरा हो गया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में डलवाऊंगी। जब तुम्हारे रिवीजन में आऊंगी तो मैं तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें लिखवाऊंगी। तब तक तुम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो। इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो अपनी तरफ से निकालने की पूरी कोशिश करो, ताकि तुम्हारा ये रिवीजन जब मैं कराऊं तो तुम अच्छे से इसको याद कर लो। धन्यवाद।